नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कोरोना नॉन स्टॉप, लगातार कोरोना का प्रकोप जो है देश भर में बढ़ता जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। संक्रमितों की कुल संख्या करीब 35 लाख तक पहुंच गई है और 62,000 से ज्यादा लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 76,472 नए मामले सामने आए हैं और इसके अलावा 1,021 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 34,63,000 के पार पहुंच गई है और इनमें से 62,550 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात की जाए तो 7,52,000 ऐसे मामले हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, अस्पतालों में हैं और 26,48,000 लोग ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। एक दिन पहले ही देश में रिकॉर्ड 77,266 नए मामले दर्ज किए गए थे और राहत की बात यहां पर यह भी है कि मृत्यु दर की दर में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। मृत्यु दर गिरकर के 1.81% हो गया है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घट रही है। जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से एक्टिव मामले भी कम हो रहे हैं और 22% यहां पर एक्टिव जो केस है उनकी दर है और इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 76% हो गई है। ये काफी राहत की बात है और भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन नए मामलों की संख्या में बड़ी संख्या में इजाफा हो रहा है जो कि चिंता का विषय है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मुंबई से हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। कोरोना की क्या कुछ स्थिति है सत्यप्रकाश, वहां पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर बना हुआ है और महाराष्ट्र में लगातार मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए पूरे देश भर से 75,000 से मामले अगर सामने आ रहे हैं तो अकेले वहीं से 12 से 15,000 मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र जो है पूरे देश का नंबर 1 हॉट जोन बन चुका है कोरोना को लेकर। लगातार महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसका महज रीजन ये है कि महाराष्ट्र को जो है पूरी तरह से अब अनलॉक कर दिया गया है। हालांकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने अभी जो थिएटर और स्विमिंग पूल जैसे तमाम जो है संस्थाएं उनको बंद करके रखा है, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र को अनलॉक किया गया है उसका रीजन यही है कि लगातार जो है कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी एक तस्वीरों के जरिए आपको मैं दिखा देता हूं, जिसमें मुंबई के एक उस हॉटस्पॉट जोन के पास खड़ा हूं जहां पर अनलॉक किया गया है। तो तमाम तस्वीरें कैमरामैन से दिखाऊंगा कि किस तरह से मुंबई जो है अनलॉक की तरफ है, किस तरह से तमाम जो दुकानें खुली हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो लोगों के चेहरे पर मास्क बहुत ना के बराबर है। काफी लोग ऐसे हैं जो लोग मास्क सैनिटाइजर का उपयोग बिल्कुल बंद कर दिए हैं। लोगों के मन में, लोगों के जहन में जो है कोरोना कहीं न कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में लगभग जो है आए दिन जो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिस तरह से सरकारी आंकड़े बताया जा रहा है कि 7,42,524 जो है कोरोना संक्रमण मरीज अभी भी है, जिसमें सक्रिय अगर मरीजों की संख्या अगर बताई जाए तो कम से कम 1,72,000 है जो सक्रिय है। तो ऐसे में जो आंकड़े हैं काफी चौंकाने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र मुंबई नगरी जो है वो कही जाती है कि चलने फिरने वाली नगरी है, यहाँ कभी रुकती नहीं है मुंबई, उसको लेकर लोग जो है काफी जागरूक रहते हैं। लेकिन इस बार जो कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के चलते लोग जो है हालांकि लोगों की यहाँ की दिनचर्या ही ऐसी होती है कि सुबह लोग उठते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में कोरोना हो या ना हो वो सरकार की चिंता हो। हालांकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पेशेंट को लेकर और यहाँ के लोगों को उनकी जिम्मेदारियों पर छोड़ दिया है कि आप अपनी स्वेच्छा से रहिए, अपनी सुरक्षा से रहिए, उसको लेकर हालांकि काफी लोगों में नाराजगी भी है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं
वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरीके से जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, मौसम भी वहां पर खराब है और उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है यहां पर कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरत रहे हैं। तो ऐसे में जब सरकार ने भी चेता दिया है एक बार जनता को कि अब जनता अपने भरोसे पर जिए और अपना जो ख्याल है वो खुद ही रखे, तो ऐसे में एक जिम्मेदारी जो है वो आम लोगों की बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर आम लोगों में क्या जागरूकता की कमी है या फिर जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं लोग? जी सत्य प्रकाश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था आपसे, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें आपने दिखाई वहां पर मौसम खराब है, उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर हैं, तो क्या ऐसे में लोग जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या फिर जो भी कोरोना के नियम है उनका पालना नहीं कर रहे हैं? क्या लोग जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं या फिर जागरूकता की कमी है अभी भी लोगों में? देखिए, सरकार ने कोरोना के लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया है जिसमें बताया जा रहा है कि बाइक पे महज 1 लोग जा सकते हैं। वहीं ऑटो रिक्शा में जो 3 लोग जाते थे, अब जो है मुंबई में सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। वहीं किसी भी बड़ी सवारी, अगर 7 सीटर की बात की जाए तो उसमें सिर्फ 4 लोग सफर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपको तस्वीरें दिखाएंगे उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि कितने गैर जिम्मेदार लोग हो गए कोरोना को लेकर। लगातार संख्या बढ़ रही है कोरोना मरीजों की, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग दुकानों में इकट्ठा हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस समय जो है महाराष्ट्र में जो है गणपति बप्पा का आगमन हुआ है, उनकी पूजा आरती की जा रही है। तमाम पंडालों में आप शाम को देखेंगे तो 20 से 30 लोगों की जो है गैदरिंग हो जाती है पूजा अर्चना के वक्त। दूसरी बात आपको बता दें कि जिस तरह गणेश उत्सव के लिए महाराष्ट्र सरकार ने, मुंबई पुलिस ने गाइडलाइन जारी किया था कि आरती के वक्त जो है महज 2 लोग रहेंगे या ज्यादा से ज्यादा संख्या में 4 लोग रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और महाराष्ट्र जो है वो अभी तक पहले नंबर पर बना हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं। जिस तरीके से देश भर से जो मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, भारत पर कोरोना का साया देखने को मिल रहा है और देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 34 लाख के पार पहुंच गई है। भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 62,550 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और ठीक हुए मरीजों की संख्या काफी बेहतर है। 26,48,000 से ज्यादा लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 76,472 नए मामले सामने आए हैं और इसके अलावा 1,021 मौतें भी हुई हैं। तो मौतों का आंकड़ा कहीं ना कहीं डरा देने वाला है। 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हर दिन हो रही है। देश में कुल एक्टिव केस 7 लाख से ज्यादा हैं और अब तक कोरोना के केस जो है वो महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है। वहां पर भी लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। राज्य में कोरोना से मौत 23,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है और इसके अलावा अगर बात की जाए सक्रिय मामलों की तो 1,80,718 मामले अभी तक वहां पर सक्रिय हैं। अब तक ठीक हुए लोग 5,43,000 से ज्यादा लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं और 24 घंटे में नए मामले 14,427 महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 24 घंटे में 331 मौतें भी हुई हैं। और अगर बात की जाए दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर आने वाला राज्य तमिलनाडु है। प्रभावित राज्यों में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु बना हुआ है और कोरोना के अब तक वहां पर 4,09,238 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से सक्रिय केस जो हैं वो 52,506 हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए ठीक हुए लोगों की तो 3,49,682 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो कोरोना का कहर देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और राजीव, क्या कुछ फिलहाल जानकारी है जिस तरीके से आप लगातार कवर कर रहे हैं कोरोना के कहर को दिल्ली में पिछले काफी समय से, और जिस तरीके से पहले भी आपने बताया कि दिल्ली में लापरवाही लोग कहीं ना कहीं बरत रहे हैं, तो अब क्या कुछ वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? क्या लोगों में कुछ डर, कुछ खौफ कोरोना का दिखाई दे रहा है या अभी भी लोग वहां पर लापरवाही बने हुए हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर जो कोरोना की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बयाबान दोबारा से होती चली जा रही, क्योंकि बीच में हमने यही देखने को मिला था कि दिल्ली सरकार की जो मुहिम थी वो कहीं ना कहीं रंग लेके आई थी।
और कह सकते थे कि दिल्ली को कहीं ना कहीं कुछ दिनों के अंदर ही ये कह सकते थे कि कोरोना मुक्त हो जाती, मगर कहीं ना कहीं जो अब स्थिति दोबारा से बन रही है वो कहीं ना कहीं डराने वाली बनती चली जा रही है, जी। क्योंकि लगभग ये कह सकते हैं जनता जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है, और यहां तक कि मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लोग बाग अपने घरों से हटकर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। मगर कहीं ना कहीं इस तरीके से देखें कि बाजारों के अंदर जो स्थिति है, क्योंकि सरकार ने तो अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर ऐसे बाजार खोल दिए, जिम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, होटल खोल दिए, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट खोल दिए, मगर हाँ इतना जरूर है कि वहां पे आप बैठ के खाना नहीं खा सकते। कुछ गाइडलाइन तो बना दी, मगर गाइडलाइन के साथ साथ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जनता कहीं ना कहीं लापरवाही करती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये जरूर है, जनता जब तक ये नहीं समझेगी कि हाँ हमें कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जो सरकार के जो कह सकते हैं रास्ते बताए गए, या मास्क लगाने के, या सैनिटाइजर यूज करने के, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का, सबसे बड़ा अहम फर्क है इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि हमने कई बाजारों के अंदर देखा, कई जगहों के अंदर देखा कि यहां तक कि जो जितने भी भीड़ वाली जगह है, खुद हमें वहां पे जाने से डर लगता है, मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है जब जनता जाती है तो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के चल रही है। और यही चीज डॉक्टरों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जनता जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है। यहाँ तक कि जो अस्पताल के अंदर कर्मचारी जो हैं वो भी अगर मास्क वगैरह का यूज नहीं करते तो उनको भी 2 दिन के अवकाश दे दिया जाना, यानी 2 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाती है, और उसी टाइम पर उन्हें बाहर कर दिया जाता है अस्पताल से। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, हर तरीके से सरकार को और जनता को मिलकर कार्य करना होगा, तभी इस महामारी से लड़ सकते हैं। मगर एक चीज और स्पष्ट है इसके अंदर, सरकार के जो अधिकारी हैं, यानी कि जो गाइडलाइन बनाई गई थी सरकार की तरफ से, और जो गाइडलाइन के जो अधिकारी थे जिनको फॉलो करवाना था, यहां तक कि जो मास्क वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको पर जुर्माना भी करना था, मगर वो अभी अधिकारी नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि बाजारों के अंदर भीड़ जरूर है, मगर वो अधिकारी कहां हैं जिनको ये परमिशन दी गई है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खास तौर पर ध्यान रखेंगे। जब तक वो अधिकारी सामने नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं इसी स्थिति बनती चली जाएगी, और दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी। मगर दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, क्योंकि टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है लगातार बढ़ा दी गई है, यहाँ तक कि पर डे 40,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है जो दिल्ली से बाहर के लोग आ रहे हैं उनका भी टेस्ट हो सके, और दिल्ली के जो लोग हैं उनका भी टेस्ट हो सके, और कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से दिल्ली को बचाया जा सके। मगर कहीं ना कहीं जो पूरे बाकी राज्यों की बात करें वहां भी स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं कारण वही है, लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और जो कह सकते हैं अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति बनती चली जा रही है। मगर सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जनता तीनों ही मिलकर काम करे, तब जाके कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। जी, राजीव, जिस तरीके से लगातार जो स्थिति देखने को मिली है, पहले काफी संख्या में हजारों में केस सामने आ रहे थे, लेकिन एक बार जब केंद्र सरकार ने ये जिम्मा संभाला और उसके बाद जिस तरीके से लगातार जो संक्रमित सामने आ रहे थे लोग, उनमें काफी कमी आई थी। 1000 से नीचे ये आंकड़ा आ गया था, लेकिन जिस तरीके से अब एक बार फिर से स्थानीय प्रशासन, दिल्ली सरकार और आम लोगों की जो लापरवाही है उसकी वजह ही यही वजह हो सकती है कि एक बार फिर से 2000 के आसपास तक ये आंकड़ा अब सामने आने लगा है। देखिए, एक चीज स्पष्ट है, जब कह सकते हैं जो बीच में जो कोरोना जैसी महामारी का लगभग ये कहा जा रहा था कि कोरोना जैसी महामारी अब खत्म हो जाएगी दिल्ली के अंदर, क्योंकि लगातार पेशेंटों की जो कमी आ रही थी वो कहीं ना कहीं ये थी, क्योंकि लगभग 500 के करीब पर डे के आंकड़े आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये था एक स्थिति इतनी भयावह नहीं थी, बल्कि डराने वाली नहीं थी, और दिल्ली के लोगों को जनता को ये कह सकते हैं जनता ये समझने लगी थी कि कोरोना से दिल्ली मुक्त हो चुकी है। मगर कहीं ना कहीं अब जो लापरवाही हो रही है वो कहीं ना कहीं रोल निभाती है, क्योंकि जनता भी जागरूक नहीं हो रही है, और दिल्ली की जो जनता है वो शायद ये समझ रही है कोरोना अभी दिल्ली के अंदर आएगा ही नहीं वापिस। मगर जिस तरीके से अब स्थिति बिगड़ रही है, यानी कि पर डे 2000 के आसपास पर डे यानी कि पेशेंट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। यहां तक कि मेडिकल विभाग को भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई है, क्योंकि मेडिकल विभाग की तरफ से पहले कहा जा रहा था कि हम थोड़ा सा संतुष्ट हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोरोना जैसी महामारी थोड़ी कम हो चुकी है और डॉक्टरों के ऊपर जो प्रेशर था वो भी कम हो चुका था। मगर अब दोबारा से परिस्थिति वही बिगड़ने लगी है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार को या फिर केंद्र सरकार को, दोनों को मिलकर काम करने का, हम एक वही बार बार कह रहे हैं कि एक सरकार इसके अंदर काम नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेट लेवल के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी जाएगी तो भी काम नहीं होगा, और राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी जाएगी तब भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों ही सरकारें मिलकर काम करेगी, और जनता सबसे ज्यादा अहम रोल निभाएगी, क्योंकि जनता को ही रूल फॉलो करना है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और मास्क का यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति आज 2000 है,
कल 2500 हो जाएगी और परसों 3000 हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। मगर जी कहीं जी ना जी। कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के जो अधिकारी हैं, हम बार बार वही कह रहे हैं, जो बिल्कुल सरकार के जो बिल्कुल, अधिकारी हर हैं किसी जिनको को गाइडलाइन जागरूक होना फॉलो करना। पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, तभी इस कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सकेगा। राजीव तिवारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार दिल्ली में आम लोग, स्थानीय प्रशासन और दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं लापरवाह होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया था दिल्ली में, लेकिन अब एक बार फिर से स्थिति बेहद चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से 1000 फिर उससे ज्यादा और अब लगभग 2000 के आसपास ये मामले सामने आने लगे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1808 नए मामले दिल्ली में सामने आए हैं। तो ऐसे में 20 लोगों की मौत भी वहां पर हुई है। हालांकि जो मृत्यु दर है वो बेहतर है, लेकिन 20 लोगों की जान जाना भी अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करती है स्वास्थ्य विभाग पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लापरवाही बरती जा रही है आम लोगों की तरफ से, अब आम लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि कोरोना जैसी महामारी से अगर बचना है तो खुद जागरूक होना पड़ेगा और सावधानी बरतनी पड़ेगी। और अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो कोरोना की चपेट में आ जाएंगे, और अगर उसके बाद भी लापरवाही बरती जाती है तो मौत भी हो सकती है। इसी को लेकर के एनबी न्यूज़ आपसे लगातार ये अपील करता रहा है और आज भी यही अपील करता है कि अगर आपके परिवार में या आपको खुद में अगर हल्के भी लक्षण कोरोना के दिखाई देते हैं तो ज़रूर इस पूरे मामले में आप जांच को प्राथमिकता दें, जांच करवाएं और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में अपना योगदान दें। तो जो आंकड़े हैं अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं, देश भर के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। 26 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं देश भर में, और दुनिया में प्रभावित देशों में तीसरे नंबर पर भारत बना हुआ है। लगातार जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और 1021 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में देश में हुई है। पूजा शर्मा हरियाणा के फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारी संवाददाता। पूजा, किस तरीके की स्थिति फिलहाल फरीदाबाद में देखने को मिल रही है? किस तरीके का प्रेशर स्थानीय प्रशासन पर है या फिर लापरवाह स्थानीय प्रशासन और लोग नजर आ रहे हैं? जी हितेंद्र, देखिए फरीदाबाद में यदि कोरोना की स्थिति की बात की जाए तो फरीदाबाद में 12,000 से ज्यादा अब तक कोरोना के केस आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है लगभग 93% है। 700 से ज्यादा मरीज हैं जो केवल एक्टिव है। रिकवरी रेट अच्छा होने के कारण जो है माना जा रहा है कि फरीदाबाद में कोरोना की स्थिति में सुधार है। लेकिन लापरवाही की आपने बात कही, लापरवाही अभी भी जो है बढ़ती जा रही है। बाजारों में जो लोग हैं वो विदाउट मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने जो पहले निर्णय लिया था वीकेंड लॉकडाउन का, उसको रिवर्ट बैक लेते हुए अब सोमवार मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी। और फरीदाबाद में देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और उनके बाद जो विधायक है, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक सीमा तिरका, विधायक नैनपाल रावत जो हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी हैं, उन्होंने सेल्फ क्वारंटीन होम आइसोलेशन पर चले गए हैं वो। और जिला उपायुक्त जो पूरी कोरोना को लेकर प्लानिंग देख रहे हैं वो भी जो है होम आइसोलेशन पर है। तो बड़े बड़े अधिकारी मंत्री जो है कोरोना की चपेट में है। इंतजाम तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही का कारण है कि फरीदाबाद अब तक कोरोना मुक्त नहीं हो पाया। जी जी, जिस तरीके से पूजा आपने बताया कि सभी जनप्रतिनिधि जो भी हैं वहां पर वो लगभग सभी या तो कोरोना से संक्रमित हैं या फिर होम आइसोलेशन में हैं, और बड़े अधिकारी भी इसी तरीके से सेल्फ क्वारंटीन उन्होंने खुद को किया हुआ है। तो आखिर जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है? कौन जनता को संभालने के लिए उनको गाइड कर रहा है और किस तरीके से पूरा सिस्टम जो है वहां पर चल रहा है? जी देखिए, कोरोना को लेकर जो है टेलीफोनिक प्लानिंग चल रही है। और यदि बात की जाए कि व्यवस्था कौन संभालेगा, कौन कोरोना को लेकर गाइडलाइंस का पालन करवाना सुनिश्चित करेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता की सुरक्षा जनता के हाथ में है। क्योंकि प्रशासन केवल आदेश दे सकता है, उनकी पालना करना लोगों के हाथ में है। और लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है तो लोगों को खुद ही संज्ञान लेना होगा। स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर काफी लापरवाहियां देखी जा रही हैं। हालांकि रिकवरी रेट अच्छा होने के कारण जो संज्ञान जिस तरह से लिया जाना चाहिए उस तरह से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो लोगों को अपनी सुरक्षा और सेहत का खुद ख्याल रखना होगा। इस बात को हर व्यक्ति को समझना होगा कि यदि कोरोना
केवल उनके लिए घातक नहीं है। जरूरी नहीं है कि यदि वे कोरोना संक्रमित हो जाए तो उनके परिवार के अन्य सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो बेशक आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, लेकिन जो आपके संपर्क में आने वाले लोग हैं शायद वे कोरोना की मार को ना झेल सके। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है, जो नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करें। कंटेनमेंट जोन जो है लगातार उनमें परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन सख्ती की यदि बात की जाए तो कंटेनमेंट जोन अब वे कंटेनमेंट जोन नजर नहीं आते हैं जो लॉकडाउन के दौरान रहे थे। वो भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक उसको कहा जा सकता है। जी, तो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक स्थिति जो है वो फरीदाबाद की बनी हुई है। जिस तरीके से पूजा आपने बताया है, तो वहां पर जो आम लोग हैं अब उन्हीं के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि कैसे वो कोरोना से बचेंगे। तो ऐसे में आम लोगों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनकी हैं? हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि लापरवाह कहीं ना कहीं आम लोग भी नजर आ रहे हैं और इसी वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। जी हितेंद्र, देखिए कोरोना को लेकर क्योंकि अब उद्योग धंधे लॉकडाउन के बाद पटरी पर आने लगे हैं, व्यापारी दुकानदार जो है काफी परेशान थे, लोग अब अपनी नौकरियों पे जाने लगे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एहतियात के साथ नजर आ रहे हैं सड़कों पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देखा जाएगा कि पॉलिसी पर चल रहे हैं कि कोरोना होगा तो उससे निपट लेंगे, लेकिन अब उनके लिए जो है घर पर बैठना जो है संभव नहीं है। कहीं ना कहीं वे ठीक है कि लंबे समय तक आर्थिक स्थितियों से जूझते हुए घर पर नहीं रहा जा सकता, लेकिन उतना ही जरूरी है कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखें, चाहे बाजार हो, चाहे उद्योग हो, सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना सुनिश्चित करें। और देखिए एक लापरवाही जो है लोगों में देखने को मिल रही है, और हम एएनबी के चैनल के माध्यम से लोगों तक यह बात पहुंचाना भी चाहते हैं कि बच्चे और बुजुर्ग काफी संख्या में बाजार में देखे जा रहे हैं, उन पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में वो लोग घर से ना निकले, उसको लेकर किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। प्रशासन भी कह रहा है, सरकार भी कह रही है, सरकार कोई कड़ा निर्णय पुनः ना ले, इसके लिए हमें ही सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी जो सुरक्षा है, अपनी सेहत है, उसको खुद सुनिश्चित करें, ताकि सरकार के लिए दोहरी स्थिति नहीं बने। तो वो कि उस कोरोना को खत्म भी करना चाहती है सरकार, लेकिन साथ में लॉकडाउन आदि का कड़ा निर्णय लेकर वो यह भी नहीं चाहती है कि दोबारा से जो लोग हैं हरियाणा के, उन पर आर्थिक संकट मंडराए। तो कमोवेश जी ये दोनों जन भागीदारी के बिना यदि हम कहें कि कोरोना से लड़ पाना, कोरोना को खत्म कर पाना संभव होगा, तो शायद यह नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। सरकार तमाम कोशिशें कर सकती है, लेकिन उन कोशिशों को अमली जामा पहनाने के लिए जन भागीदारी, जन सहयोग बेहद जरूरी है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। तो जिस तरीके से पूजा शर्मा ने बताया कि फरीदाबाद की स्थिति जो है वो बेहद नाजुक बनी हुई है, और इसी को लेकर के और भी अलग अलग जगहों से जो स्थिति अलग अलग राज्यों की बनी हुई है वहां से भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। कोरोना नॉन स्टॉप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। संक्रमितों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 35 लाख के करीब पहुंच गई है, और 62,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश भर में अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 76,472 नए मामले सामने आ चुके हैं, और इसके अलावा 1,021 लोगों की
कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। इसके अलावा अगर अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भारत पर कोरोना का साया। भारत में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम लेना तो दूर, बल्कि रफ्तार तेज हो रही है। भारत में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा भी आसमान छू रहा है। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना की चपेट में आकर अब तक 62,550 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो बहुत तेज हो चुकी है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या अब तक 34 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 34,63,973 तक पहुंच चुकी है। हालांकि 26,48,999 कोरोना मरीज इस बीमारी को मात दे चुके हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,021 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया में सर्वाधिक प्रभावित देश भारत है। बता दें कि भारत में शुक्रवार को 24 घंटे में रिकॉर्ड 77,266 केस सामने आए थे। अलग अलग राज्यों में कोरोना। देश के अलग अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है, उसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से भी डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक और यूपी में भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। यूपी के कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 2 मंत्रियों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में एक बार कोरोना की रफ्तार में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना में तेजी आ गई है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 7,47,995 केस सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना के 1,80,718 मामले सक्रिय हैं। अब तक 5,43,170 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 23,775 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में एक दिन में 14,427 नए मामले सामने आए हैं। वहीं करीब 331 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर पुलिस कर्मियों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 151 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 5 की कोरोना के चलते मौत भी हुई। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। कोरोना प्रभावित राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में कोरोना के अब तक 4,09,238 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में 52,506 सक्रिय केस हैं और 3,49,682 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 7,050 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 24 घंटे में 5,996 मामले नए सामने आए हैं। वहीं 102 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। वहीं आंध्र प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्यों में तीसरे नंबर पर है। राज्य में अब तक कोरोना के 4,03,616 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 96,191 मामले सक्रिय हैं और 3,03,711 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में अब तक कोरोना से 3,714 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में 10,526 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 81 नई मौत भी दर्ज की गई है। चौथे नंबर पर कर्नाटक। कोरोना प्रभावित राज्यों में कर्नाटक चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 3,18,752 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 86,347 केस सक्रिय हैं और 2,27,018 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में 8,960 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 136 नई मौत दर्ज की गई है।
5वें नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्यों की सूची में 5वें नंबर पर है। प्रदेश में कोरोना के 2,13,824 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 52,651 मामले सक्रिय हैं, जबकि 1,57,879 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक 3,294 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में 24 घंटे में 5,405 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 77 नई मौत भी दर्ज की गई हैं। 6ठे नंबर पर राजधानी दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना प्रभावित राज्यों में 6ठे नंबर पर है। दिल्ली में कोरोना के अब तक 1,69,412 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी में कोरोना के 13,550 सक्रिय मामले हैं। अब तक 1,51,473 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 4,389 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राजधानी में एक दिन में 1,808 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 20 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व में तीसरे स्थान पर भारत। कोरोना महामारी से भारत दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। इस सूची में 60,96,000 से ज्यादा संक्रमितों के साथ अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। वहीं भारत से आगे दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 38,12,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा भारत तीसरे स्थान पर है, जहां मामलों में हर दिन बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। अब तक देश में 34 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है और जिस रफ्तार से हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं, अगर यूं ही रफ्तार बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हर दिन 1 लाख का आंकड़ा भी सुनने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पर किस तरीके की स्थिति जो है फिलहाल देखने को मिल रही? देखिए, जो फिलहाल जो पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में जो है एक्चुअली 2,982 मतलब करीब 3,000 के आसपास पॉजिटिव केस है और मरने वाले का संख्या भी है 56 मतलब 56। तो अभी सबसे जो बड़ी है आपका करीब 1.5 लाख का ऊपर पहुंच गया संक्रमित मरीज, लेकिन ठीक हो चुका है करीब 1,28,000 के आसपास, मतलब 80% रिकवरी हुआ है जी। और इस महीने का सबसे और एक बात कह देता हूँ कि इस महीने का 31/8 मतलब इसी महीने का 31 को मतलब लास्ट लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद सितंबर में फिर से लॉकडाउन जारी होगा, हर हफ्ते 2 दिन करके। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सवाल जो सामने खड़ा हो रहा है कि पूरा देश भर एक और कोरोना के तरफ, क्योंकि आप देखिएगा कई दिनों से हम लोग जो देख के रहे हैं पश्चिम बंगाल में कई विधायक का मौत हुआ है, कई मंत्री का कोरोना पॉजिटिव आ गया, कई पुलिस वालों ने मर चुका है। लेकिन तब भी अभी भी सबसे बड़ी बात जो है ये पश्चिम बंगाल में कोरोना का लेकर कई दलों के बीच मतलब अभी लड़ाई शुरू हुआ विधानसभा चुनाव के लिए। सबसे बड़ी बात सामने आया, क्योंकि कई दिनों से हम लोग देखता है जो भाजपा का जो बलिष्ठ नेता है कैलाश विजयवर्गीय, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल पे अभी भी है और उन्होंने आज भी सीधा तौर से कहा है ये ममता दीदी कोरोना वायरस को लेकर राजनीति शुरू कर दी, इसलिए बोला है ये कई, और सिर्फ यही नहीं बोला, साथ साथ ये भी बोला है ये ममता दीदी ने सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मानता है, क्योंकि यूजीसी ने जो मतलब सुप्रीम कोर्ट से सीधा तौर से जो कहा जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो है तो वही पे मतलब 31 सितंबर 30 के अंदर कम से कम जो परीक्षा उसको खत्म करना चाहिए। लेकिन अभी तक मतलब ममता दीदी सीधा तौर से यही कल भी कह दिया कि कोई परीक्षा नहीं होगा सितंबर मंथ के अंदर। लेकिन अभी जो मतलब इसको लेकर भी बवाल शुरू हो गया और फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है 1 दिन 2 दिन हफ्ते में बंद करने के बाद जब तीसरा दिन दुकान और मार्केट खुल जाता है तो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है और कोई सोशल डिस्टेंस का कोई मतलब देखने को नहीं मिल रहा है, जो फिलहाल सबसे बड़ी परिस्थिति अभी बंगाल में है। लेकिन अभी जो बंगाल में कोरोना का लेकर जो राजनीति चल रहा है ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। अगर आप पूछे कि इसीलिए हम बोल रहे हैं
ये कई 2021 साल में जो विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के देखते हुए अभी कुछ दिन पहले अम्फन जो तूफान आया था उसको भी लेकर आपका राजनीति हुआ था जी। और साथ साथ अभी भी हम देख रहे हैं ये कोरोना वायरस को लेकर राजनीति फिलहाल पश्चिम बंगाल के कई भी इलाके में देख रहे हैं। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने सीधा तौर से आज भी ममता दीदी के ऊपर हल्ला बोली। उन्होंने सीधा तौर से यही कहा कि ममता दीदी जो कर रहे हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो राय उन्होंने खुद नहीं मान रहा है और इसको लेकर जो कर रहा है ये सही बात नहीं है, क्योंकि अभी मतलब स्कूल कॉलेज अगर नहीं खुलेगा, परीक्षा नहीं होगा तो कम से कम ये बच्चे लोग जो है, जो छात्र छात्रियों को लोग है, उसका कमर भी टूटने के लिए ममता दीदी ऐसी सोच रहे हैं, लेकिन ये हमने नहीं होने देंगे। सीधा तौर से ऐसी तो फिलहाल देखिए अगर जी शांतनु, जिस तरीके से आपने बताया कि इस पूरे मामले पर, कोरोना महामारी को लेकर के जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो आम लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं। और आखिरकार क्यों लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो भी कोरोना की गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई है, क्यों, क्या वजह है कि अभी तक लोग जो हैं वो जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? जो आम जनता है वो तो मतलब हो रहा है, सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं कर रहे, वो तो सही बात है, लेकिन साथ साथ हम भी पहले भी देख चुका है और आज भी हम देख लिया, क्योंकि कोई बीजेपी बोलिए, कोई सीएम बोलिए, कोई कांग्रेस बोलिए या तृणमूल बोलिए, कोई भी में आ जाता है, बयानबाजी भाषण देने के लिए आता है, कम से कम उसके साथ में 400 से 500 लोग भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, जो आदमी लोग को अब एक दो दिन जब ये लॉकडाउन रहेगा उसके बाद तीसरा दिन अगर मार्केट खुलेगा तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है दुकान में, कोई सामान खरीदने, कोई रेशन का दुकान में, कोई बाजार में जाता है, ये तो सही, तो वो तो देखने के लिए मिलता है। लेकिन साथ साथ जो नेता उता लोग है वो भी हम लोग भी देखा, आज दार्जिलिंग क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय ने जब गया। जी शांतनु, बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीति जो है इस मामले में तेज होती हुई नजर आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की महामारी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में राजनीति नहीं बल्कि जनता को सुरक्षित रखना जिम्मेदारी होनी चाहिए और प्राथमिकता भी होनी चाहिए। इसी खबर पर हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता सुनील मालवीय जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल मध्य प्रदेश में, और अगर बात की जाए खासतौर पर भोपाल और इंदौर की, क्योंकि ये दो ऐसे शहर हैं जहां पर कोरोना बड़ी तेजी से फैला था? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मध्य प्रदेश कोरोना वायरस के आंकड़े अभी तो आंकड़े मध्य प्रदेश में 60,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं और स्वस्थ होने के जो आंकड़े हैं वो 44,000 के करीबन स्वस्थ हो चुके हैं। और लगातार अगर अभी बीते 2 जुलाई और अगस्त की बात की जाए तो 2 महीने में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और अभी पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में अगर इंदौर और भोपाल और अनेक जो जिले की बात की जाए तो 1,444 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ चुका हुआ। तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की बात की जाए, अन्य राज्यों की बात की जाए तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। जी, जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन ताकि आम लोगों को कोरोना की चपेट से बचाया जा सके और संक्रमण जो है वो ज्यादा ना फैले, इसके लिए क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से, क्या कुछ दिशा निर्देश अभी तक दिए गए हैं? जी देखिए ऐसे मैं आपको बता दूं, सरकार की तरफ से बार बार दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार सैनिटाइज करें, हाथ साबुन से धोएं और लगातार ज्यादा भीड़ के इलाके में न जाए। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो भोपाल शहर की बात की जाए या इंदौर की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लोगों के जो चेहरे से मास्क हटता हुआ नजर आ रहा है। और यही इसी का कारण है कि पिछले 24 घंटों में 1,444 केस अभी मध्य प्रदेश में बढ़ चुके हैं। जो अनेक मध्य प्रदेश के छोटे छोटे जिले थे जहां पर संक्रमित नहीं पहुंचा था, लेकिन वहां पर अब संक्रमित पहुंच चुका है, कोरोना वायरस पहुंच चुका है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अब लोगों के चेहरे से मास्क जो है वो कहीं ना कहीं हटता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्या आम लोग लापरवाह हो रहे हैं या फिर जो कोरोना की रिकवरी रेट है उसको देख करके अब ये लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे? कौन सी बड़ी बात है कोरोना, इसी वजह से क्या लोग अपने चेहरे से अब मास्क हटा रहे हैं, जो कोरोना को लेकर के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी अवहेलना कर रहे हैं? जी देखिए मैं आपको बात बता दूं, एक स्वाभाविक बात है, आपका कहना भी सही है कि रिकवरी रेट अधिक हो रही है, 70% रिकवरी रेट हो रही है। इसकी वजह से लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो हम ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का जो मानना है यहाँ बिल्कुल गलत है।
और लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में हाल ही में 27 विधानसभा पर उपचुनाव होना, तो ऐसे में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी के लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सदस्य अभियान लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं सरकार और पार्टी कांग्रेस को या बीजेपी हो, तो दोनों ही पार्टी को भी देखना चाहिए कि ऐसे जो कोरोना संक्रमण काल का दौर चल रहा है, ऐसे दौर में कि हम लोगों को अवेयरनेस करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, तो कहीं ना कहीं यह एक देखने वाला समय है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो आम लोग भी हैं, और इसके अलावा जो राजनीतिक लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी कहीं ना कहीं अगर लापरवाही करते हैं और अपने साथ जनता को लेकर के चलते हैं तो उससे भी कोरोना का संक्रमण फैलता है। और यही तमाम बातचीत निकल करके सामने आ रही है, तमाम जो निष्कर्ष इस पूरे मामले पर निकल करके सामने आ रहा है, कोरोना का संक्रमण बढ़ने का ये मुख्य कारण है कि अब जो आम लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं कोरोना का जो डर शुरुआत में था वो अब उनका निकल गया है, और इसी वजह से लोग सड़कों पर तो निकल रहे हैं, अपने काम के लिए तो निकल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कोरोना से सावधानी जो बरतनी है, जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि हैंड सैनिटाइज करते रहिए, चेहरे से मास्क ना हटाएं, बाहर अगर आप लोगों के पास मिलने के जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाए रखिए, आपस में किसी से भी ना मिलें, और ये तमाम बातें हैं जिनका पालन फिलहाल नहीं किया जा रहा है आम लोगों के द्वारा, और इसी वजह से कोरोना का संक्रमण ज़्यादा तेज़ गति से फैल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट जो है देश भर में वो काफ़ी बेहतर बना हुआ है, और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी काफ़ी है, और जो मर रहे हैं कोरोना की वजह से वो भी काफ़ी कम प्रतिशत है। इसी वजह से अब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बेखौफ हो चुके हैं, और वो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से शायद ये कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और देश में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 35 लाख के आसपास पहुंच गई है। भारत में 62,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे स्थान पर पूरे विश्व में भारत बना हुआ है, और ठीक हुए मरीजों की संख्या 26,48,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 76,472 मामले सामने आए, लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो देश में 77,000 से ज़्यादा मामले भी एक दिन पहले ही आए हैं। 77,226 मामले शुक्रवार को दर्ज किए गए थे, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, बड़ा रिकॉर्ड है। और पहले नंबर पर महाराष्ट्र बना हुआ है। अब तक कोरोना के केस 7,47,000 के पार वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और राज्य में कोरोना से मौत की जो संख्या है वो भी बहुत बड़ा आंकड़ा। कोरोना के सक्रिय मामले महाराष्ट्र में अब 1,80,000 से ज़्यादा हैं, और अब तक ठीक हुए लोग 5,43,170 हैं। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। तो गणेश, आपसे ये जानना चाहूँगा फिलहाल इंदौर में किस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर को शुरुआत में एक बार के लिए चीन का वुहान भी कहा गया था, क्योंकि जिस तरीके से वुहान शहर में कोरोना का संक्रमण फैला था, कुछ वैसे ही इंदौर में स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन बीच में बेहतर हुई थी। और अब किस तरीके से वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, इंदौर में अगर हम इंदौर की बात करें, इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमण हुआ है। अभी हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो इंदौर में कल ही 226 केस आए, जिनको मिलाकर 12,455 केस मध्य प्रदेश में कुल हो चुके हैं। वहीं अब तक 384 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव होने हैं। ऐसे में उपचुनाव को लेकर नेता लोग भी काफी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अनलॉकडाउन होने के पश्चात अभी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तो उसको अगर चीन का गुमान कहें हम, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी, इंदौर के क्षेत्र में ही आपने जिस तरीके से बताया कि अब राजनीतिक कार्यक्रम भी वहां पर होंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा है, तो इस बात को लेकर के सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह उपचुनाव होने हैं, ऐसे में आम जनता के लिए सरकार ने और प्रशासन ने आदेश दे रखा है कि आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं करें, मास्क पहने। लेकिन उपचुनाव की नजर पे नेता इस चीज को मानने को मंजूर नहीं है। अगर कहीं कल की ही हम बात अगर करें तो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इंदौर भ्रमण पे थे, जहां पर काफी कुछ भ्रमण ऐसा देखा गया कि भीड़ इकट्ठी थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से उल्लंघन नजर आया।
जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गणेश। तो जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है वहाँ पर, और उपचुनाव भी होने हैं कई सीटों पर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा खतरा और बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, क्योंकि जिस तरीके से अब राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, बड़े बड़े नेता वहाँ पर पहुँचेंगे, रैलियाँ की जाएंगी, और ऐसे में जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा और वोटिंग भी होगी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ने का खतरा सामने बना हुआ है। तो लगातार देश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, बड़ी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और अगर यही रफ्तार रहती है तो वो दिन भी दूर नहीं है जब एक दिन में 1 लाख के आसपास ये आंकड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 76 और 77 हज़ार के आसपास अब आंकड़े हर दिन सामने आ रहे हैं, तो और इस पूरे अगर मामले की बात की जाए तो लगातार संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं, और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों को अपनी चपेट में कोरोना ले रहा है, तो एक बड़ी चुनौती सभी राज्य सरकारों के सामने है, केंद्र सरकार के सामने है कि इस कोरोना के कहर को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि अब अनलॉक 4 की गाइडलाइन भी जारी होने वाली है। अगले महीने से अनलॉक 4 भी शुरू हो जाएगा, और जिस तरीके से अभी तक भी लगभग सभी जो काम धंधे हैं उनकी इजाज़त हालांकि सरकार दे चुकी है, लेकिन अभी भी जो पाबंदियां लगी हुई हैं उनमें भी छूट देने की तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, और अनलॉक 4 में वो कुछ महत्वपूर्ण छूट और भी दी जाएंगी। तो ऐसे में अब आम जनता के कंधों पर ये बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि आम जनता खुद को कैसे बचाएगी कोरोना से, क्योंकि अगर बात देश के गृह मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जाए तो वो काफ़ी सुरक्षा के बीच रहते हैं और काफ़ी सावधानी भी बरतते हैं खुद भी। तो ऐसे में अगर उनको कोरोना हो सकता है, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अब तक कोरोना हो चुका है, देश के गृह मंत्री समेत कई मंत्रियों को अभी तक कोरोना हो चुका है, और अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो कई राज्यों में कैबिनेट मंत्रियों की मौत तक कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो ऐसे में किसी को भी लापरवाही बरतना भारी पड़ सकता है। सभी से एएनबी न्यूज़ की अपील है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को बाजार में ना जाने दें, भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाने दें, और खुद भी अपना एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, ताकि कोरोना की चपेट से आप बच सकें। जो भी नियम, जो भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन करते रहें। अगर आप बाजार में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए तो वहाँ पर मास्क लगाकर जाएं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और उसके बाद अगर आप घर में आते हैं तो अपने परिवार में, अपने बच्चों के पास, अपने घर वालों के पास, अपने परिवार वालों के पास जाने से पहले आप नहा लें और गर्म पानी पीते रहें। और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण जो बढ़ रहा है, अगर आप कोई भी सामान बाहर से लेकर के आते हैं तो उसको कुछ समय के लिए पहले बाहर ही रख दें, ताकि वो जो कोरोना का संक्रमण है वो आपको प्रभावित ना कर सके। इसको लेकर के तमाम जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से जो जारी की गई हैं उनका पालन करें ताकि कोरोना से बचा जा सके। हरियाणा की जींद से परमजीत पवार हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमजीत, किस तरीके की स्थिति फिलहाल जींद में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए इतने जींद जिले में तो है 294 एक्टिव केस हैं। हालांकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 34,000 से ज्यादा जो है सैंपलिंग की गई है। हालांकि तो हर रोज की सैंपलिंग की बात की जाए तो लोगों की सैंपलिंग की जाती है, लेकिन जिसमें से 10 लोगों की जो है जींद जिले में डेथ हो चुकी है। तरीके से लगातार वहां पर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि आपने बताया कि टेस्टिंग भी लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ तैयारी स्थानीय प्रशासन की तरफ से, जिस तरीके से लगातार आम लोग जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं उनका पालन करवाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से वहां पर की गई है? बिल्कुल, देखिए जितेंद्र जी, आपको बता देना चाहता हूँ, मतलब जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने जो है पहले शनिवार और जो है इतवार का लॉकडाउन लगाया था। हालांकि अब जो है वो लॉकडाउन सोमवार से लेकर मंगलवार तक रहेगा। उसके बाद जो है जो हालात की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से, जींद प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सेट बेड का जो है आउटलेट वार्ड बनाया गया है, जिसमें जो 15 मरीज हैं वो एडमिट भी है जींद के सरकारी हॉस्पिटल में हैं। और हालांकि जिस तरीके से देखा जाए तो जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए कि आप सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। जितेंद्र
जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार देश भर में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर के तमाम एहतियात भी बरते जा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में जिस तरीके की लापरवाही आम लोग बरत रहे हैं, स्थानीय प्रशासन और सरकारों की तरफ से भी कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है और इसी का नतीजा ये है कि अब कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तमाम राज्यों से, अलग अलग राज्यों से जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। चलिए इसी बीच रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। गौतमपल्ली में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जिस तरीके से वीवीआईपी इलाके में मां और बेटे का कत्ल वहां पर किया गया है, तो उसी से सनसनी फैल गई है। दोहरे हत्याकांड से यूपी की राजधानी में हड़कंप मचा हुआ है। गोली मारकर हत्या की गई है और रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पत्नी बेटे का मर्डर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरडी वाजपेयी की पत्नी और बेटे की हत्या की गई है। इस पूरी वारदात के सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, क्योंकि वीवीआईपी इलाके का ये पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में जिस तरीके से क्राइम पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है और उसी को देखते हुए ये साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो अपराधी हैं, जो वारदात को अंजाम देते हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। गौतमपल्ली से जिस तरीके की यह खबर सामने आई है, वीवीआईपी इलाके में मां और बेटे का कत्ल कर दिया गया है, अपने आप में सवालिया निशान यूपी सरकार पर, यूपी पुलिस पर। नहीं सर, श्री आरडी वाजपेयी है जो रेलवे में है और दिल्ली में पोस्टेड है। उनका परिवार यहाँ रहता था। उनकी पत्नी और 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी यहाँ रहते थे और किसी ने उनकी पत्नी को और उनके बेटे को, दोनों को एक ही रूम में गोली मारी है और दोनों की बॉडी बेड पे मिली है। बिटिया अभी ट्रॉमा में है। इस घर में जैसा पता चला है, सुबह में ये लोग की मुलाकात हुई है। जो इनके सर्वेंट्स रहते हैं, पीछे सर्वेंट क्वार्टर है। इस घटना के लिए अभी डीजीपी साहब यहीं पर मौजूद भी हैं। इस घटना के लिए 6 टीम्स लगाई गई हैं। उसके अलावा क्राइम टीम लगाई गई है। डॉग स्क्वाड यहीं पर है। पूरी फोरेंसिक यूनिट यहाँ पर है। सीसीटीवी चेक करने के का काम चल रहा है। पीछे नौकरों से पूछताछ का काम चल रहा है। जैसे ही कोई लीड आती है, पूरी सीन ऑफ क्राइम को देखा जा रहा है। नहीं, यदि कोई भी बात प्रकाश में आती है, मैं आपको तुरंत स्वयं अवगत कराऊंगा। जो इनकी बातचीत हुई है अपने परिवार से, वो 10:30-11 तक बातचीत हुई है। जैसा इन्होंने बताया, 10-11 जो भी टाइम हो उस समय तक बातचीत। मिहिर मिश्रा हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिहिर जी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है डबल मर्डर के मामले को लेकर? ये काफी जो है ये मामला बड़ा ही एक ऐसा मामला है कि सारे लखनऊ में, राजधानी में हड़कंप मच गया। चूंकि ये इलाका जहां लखनऊ में ये वारदात हुई है, बेहद ही एक वीवीआईपी इलाका कहा जाता है और मुख्यमंत्री का आवास यहाँ से कोई बहुत दूर नहीं है। उसके पास गौतमपल्ली इलाका है जहां पर रेलवे कॉलोनी में, वहां पर ये घटना हुई है और ये बहुत ही हाई प्रोफाइल वारदात की घटना है। इसमें चूंकि जो जिन अधिकारी की वाइफ और उनके बेटे का मर्डर हुआ है, उनका नाम है आरडी वाजपेयी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रेलवे के, और अभी फिलहाल वो दिल्ली में रेलवे बोर्ड में पोस्टेड है। तो जैसे इस घटना की सूचना मिली, अभी एक ब्लाइंड केस है, पुलिस तमाम मौके पर पहुंच गई और साथ ही घटना की संवेदनशीलता का आप इससे अंदाजा लगाइए। खुद यूपी के जो डीजीपी है अवस्थी, वो भी पहुंच गए और मामले की जांच शुरू हो गई है, डॉग स्क्वाड से लेकर सब कुछ। लेकिन इस मामले को लेकर के विपक्ष में अभी सुगबुगाहट का आलम शुरू हो गया है, क्योंकि ये डबल मर्डर कल एक वाराणसी में भी घटना आई। चौकाघाट इलाके में बदमाशों ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और फिर आज लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूर पर इस तरह की घटना होना, एक कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल तो होता ही है। तेज बड़ा सवाल है। मिहिर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी फिलहाल पूरी, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस डबल मर्डर को लेकर के? एक बड़ा सवाल यूपी की कानून व्यवस्था पर। देखिए हितेंद्र, सीधे तौर पर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मौके पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से ये वीवीआईपी इलाका है, यहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन है, क्योंकि कुछ ही दूर पर मुख्यमंत्री आवास है, कुछ ही दूर पर विधानसभा है, कुछ ही दूर पर लोक भवन है।
और तमाम पार्टियों के दफ्तर हैं और ऐसे में तमाम मंत्रियों के आवाज भी हैं। ऐसे में इस इलाके में मां और बेटे की गोली मार करके हत्या करी गई है। हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है बोला जाता है। खुद घटना स्थल पर डीजीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस मौजूद हैं, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मौजूद है, डॉग स्क्वाड भी आ चुका है और जो तमाम टीमें हैं पुलिस की वो लगातार कार्य कर रही हैं। डॉग स्क्वाड पूरी तरीके से सर्च कर रहा है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम आई है वो जांच कर रही है। इस मामले के खुलासे के लिए कमिश्नर का कहना है कि क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया है और 3 टीमें बनाई गई हैं। बेटी जो थी, जो ज्वाइंट डायरेक्टर है उनकी, वो भी घर पर मौजूद थी। राजेश दत्त वाजपेयी की पत्नी और बेटे की हत्या हुई है और बेटी मौके पर मौजूद थी जिससे पूछताछ हो रही है। 42 वर्ष की महिला है और 18 साल का बेटा है जिसकी हत्या हुई है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी से मौके पर यूपी के डीजीपी भी पहुंच चुके हैं और लखनऊ में ये डबल मर्डर हुआ है जहां से सनसनी फैल गई है और अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी वहीं नजदीक में है। चलिए, फिलहाल कोरोना नॉन स्टॉप में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।